हेलो स्टूडेंट, मैं दया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं सर्किट थ्योरी की अपनी क्लास के अंदर। और सर्किट थ्योरी में आज अपने पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये जो टू पोर्ट नेटवर्क टॉपिक है बच्चों, ये जेई एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। एसएससी जेई एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बाकी जो जेई के एग्जाम है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टू पोर्ट नेटवर्क। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो भी जेईएन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके रिलेटेड जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको आगे क्या कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, और एक दो बच्चों के डाउट्स आए हैं, वो डाउट्स मैं आपको एक क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। ठीक है, और फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। व्हाट्सएप वाला मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जिनको पीडीएफ चाहिए क्लास के बाद में जो भी लेक्चर होता है उसकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। और ये हमारी सर्किट की जो क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगी। ठीक है, उसके बाद में अपने मशीन में जंप करेंगे, और मशीन में जंप करेंगे साथ के साथ मैं आपको सर्किट थ्योरी के टॉपिक वाइज, जैसे हमने सिलेबस कवर किया है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस लेके आता रहूंगा बीच बीच में, तो आप प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। देखो बच्चों, टू पोर्ट नेटवर्क स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि टू पोर्ट नेटवर्क है क्या। वैसे तो आप कितने भी पोर्ट बना सकते हो। देखो, टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब यही होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है वन पोर्ट नेटवर्क, इसका मतलब है कि आपने एक ही साइड से फीड किया है या एक ही साइड से आउटपुट ले रहे हो। टू पोर्ट का मतलब होता है कि आप किसी नेटवर्क के अंदर, किसी लीनियर नेटवर्क के अंदर दो साइड से फीड कर रहे हो। एक साइड से मान लो इनपुट दे रहे हो, दूसरे साइड से मे बी आप आउटपुट भी ले सकते हो या इनपुट भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, टू पोर्ट नेटवर्क कहलाएगा। ओके, ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पे बच्चों टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे आपने यहाँ पे V1 I1 ये सब देखा है, V1 हो गया, I1 हो गया, या लीनियर नेटवर्क में कोई भी इम्पीडेंस आएगा या कोई भी एडमिटेंस आएगा, जो भी चीज आएगी उन सबको हम बोलते हैं पैरामीटर। इसका मतलब जो भी मैं यहाँ पे वोल्टेज दिखा दूं या करंट दिखा दूं या इम्पीडेंस दिखा दूं या एडमिटेंस दिखा दूं, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर होते हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा, इम्पीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर। इम्पीडेंस पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो सब अभी अपने देखेंगे। एडमिटेंस पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जिनमें ये पॉसिबल नहीं होता कि हमेशा इम्पीडेंस नेटवर्क पैरामीटर ही बनाए या एडमिटेंस बनाए, तब हम एक नए नेटवर्क का निर्माण करते हैं, नए नेटवर्क को डेवलप करते हैं, जिसे हाइब्रिड पैरामीटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पावर सिस्टम के अंदर हम ट्रांसमिशन पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टू पोर्ट का नेटवर्क का सीधा मतलब यही है कि आप एक साइड से फीड कर रहे हो, दूसरी साइड से मे बी आप आउटपुट ले सकते हो, मे बी हो सकता है कि आप दोनों पोर्ट से ही फीड कर रहे हो। ठीक है, तो वो टू पोर्ट नेटवर्क होता है। और ये जितने भी वोल्टेज, करंट और ये सब है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क में क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर। तो चार टाइप के पैरामीटर हम पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहला पैरामीटर है इंपीडेंस पैरामीटर। इंपीडेंस पैरामीटर को हम शॉर्ट में इंपीडेंस को जेड से दिखाते हैं, तो जेड पैरामीटर भी कह देते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या है, वो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको इंपीडेंस ना लिख के आपको बोल देता है ओपन सर्किट पैरामीटर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ओपन सर्किट पैरामीटर भी हम किसे बोलते हैं, इंपीडेंस पैरामीटर को ही बोलते हैं। अब इंपीडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस, ये जो पैरामीटर्स है, इनका यूज क्या है। देखो बच्चों, जनरली हम इनका यूज करते हैं फिल्टर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, फिल्टर सर्किट आपने पढ़ा होगा, तो फिल्टर सर्किट वगैरह ये सब डिजाइन करने के लिए हम इनको यूज में लेते हैं। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में भी हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इंपीडेंस मैचिंग पैरामीटर्स, इंपीडेंस मैचिंग का आपने नाम सुना होगा, इनमें भी हम यूज में लेते हैं।
पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह में भी हम इनको यूज में लेते हैं। अब मैंने सिंपली आपको एक इंपीडेंस पैरामीटर निकालने के लिए एक सर्किट दिखाया हुआ है, एक नेटवर्क दिखा रखा है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। ये 2 पोर्ट नेटवर्क है और दोनों ही नेटवर्क को हमने किससे फीड किया है बच्चों? वोल्टेज सोर्स से। आप यहाँ पे करंट सोर्स भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप करंट भी ले सकते हो। तो मैंने एक बार एक सर्किट बना दिया है 2 पोर्ट नेटवर्क आपके लिए। वोल्टेज फीड इंपीडेंस पैरामीटर निकालेंगे अपने, ओके। तो इंपीडेंस पैरामीटर का यहाँ पे यही जानना जरूरी है कि इंपीडेंस पैरामीटर के और क्या नाम है। ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं, जेड पैरामीटर भी कहते हैं। यूज क्या है, कई बार एग्जाम में थियोरेटिकल आ जाए, फिल्टर वगैरह बनाने में, इंपीडेंस मैचिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब डिजाइन करने के लिए हम पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बच्चों, जो आपको सर्किट दिया था उसके इंपीडेंस पैरामीटर में 2 इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन याद रखनी है हमें, क्योंकि हमारे एग्जाम में या तो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। इंपीडेंस पैरामीटर की इक्वेशन है जैसे V1 बराबर Z11 I1 Z12 I2, ठीक है। और Z11 क्या है, Z12 क्या है, ये सब एक एक करके बात करेंगे। और V2 बराबर ये है। कई बार हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब है कि आप इसको मैट्रिक्स में दिखा सकते हैं। ये आपका V1 V2 हो गया, ये आपका Z11 Z12 ये पैरामीटर्स हो गए, और ये आपके करंट हो गए। क्योंकि हमारा वोल्टेज जो है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इंपीडेंस पैरामीटर को या ओपन सर्किट पैरामीटर को हम कैसे लिखते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए थे वहां पे बच्चों। तो हम वोल्टेज को करंट की टर्म में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मत लिख देना कि करंट को वोल्टेज की टर्म में लिखते हैं। वोल्टेज को हम किसकी टर्म में दिखाते हैं? करंट की टर्म में दिखाते हैं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है। आप इससे ये वाली चीज निकाल सकते हो, ऊपर वाली। जैसे यहाँ पे V1 निकालना है आपको, तो V1 क्या होगा, इस पूरे को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत आपको तरीका आता होगा, आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। Z11 का I1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास Z1 I1 आ जाएगा। प्लस इसलिए लिए यहाँ पे प्लस ही है, तो Z12 को I2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका Z1 I2 आ जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों, एक एक करके हम पैरामीटर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Z11। ये सब निकालेंगे कैसे पैरामीटर? तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जो इक्वेशन है उसमें I2 बराबर 0 रख देना है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर नेटवर्क के अंदर मैं I2 0 रख दूं, इसका मतलब वहां पे करंट नहीं जा रहा होगा। करंट तभी नहीं जाता अगर आपका सर्किट ओपन है। इसीलिए बच्चों इनको ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। तो I2 जब 0 रखोगे तो V1 अपॉन I1 जो निकल के आएगा वो आपका Z11 निकल के आएगा। और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी यूनिट भी याद रखनी है। हालांकि ये यूनिट Z पैरामीटर और Y पैरामीटर की तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाइब्रिड और ABCD पैरामीटर में यूनिट भी पूछ लेता है एग्जाम में, क्योंकि उनकी अलग अलग यूनिट आती है, क्योंकि वो मिक्सअप होते हैं। कोई इंपीडेंस बनेगा, कोई एडमिटेंस बनेगा, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चीज निकालनी है तो आपको मेन चीज यही याद रखनी है। ये याद है तो बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हो। I2 0 रखोगे तो आपका Z11 निकल जाएगा। निकालने का तरीका है, और हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। I2 बराबर 0 रखोगे तो आपके पास नीचे वाले इक्वेशन में जब I2 0 रखोगे तो आपके पास Z21 निकल के आएगा, और Z21 होगा V2 अपॉन I1, और यूनिट आपको पता है V अपॉन I ओम ही रहेगी। इसी तरह सिमिलरली आप Z12 निकालोगे, Z12 निकालना है तो I1 को 0 रख देंगे, ठीक है। और I1 को 0 रखोगे तो आपका Z22 भी निकल जाएगा। ये आपके ओपन सर्किट पैरामीटर हो गए। अब इनके नाम हैं, इनके नाम क्या क्या है वो भी देख लो। देखो Z11 क्या है, ये है ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस कहते हैं। क्योंकि बच्चों जब आप नेटवर्क के अंदर रखोगे, ये आपका नेटवर्क था, यहाँ पे नाम याद रखना भी जरूरी है बच्चों। कई बार पूछता है कि ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस निकालो या ये निकालो। अब ये चीज है बच्चों, ये मैंने एक नेटवर्क बनाया था 2 पोर्ट स्टार्टिंग में। तो आप एक बात बताओ, आप Z11 निकाल रहे हो, इसका मतलब आप इनपुट साइड के पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हो। इनपुट साइड के पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब ये इनपुट ओपन सर्किट इंपीडेंस हो गया। Z21 निकाल रहे हो तो ये भी आपका ओपन सर्किट इंपीडेंस है, लेकिन ये ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे बोलेंगे ट्रांसफर इंपीडेंस। ओपन सर्किट तो होगा, लेकिन कौन सा इंपीडेंस होगा? ट्रांसफर इंपीडेंस होगा। फ्रॉम पोर्ट 2 to 1, ओके।
और Z12 की बात करें तो ये भी आपका ओपन सर्किट इंपीडेंस है फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2। ओके, और Z22 बच्चों सिमिलरली आपका इस साइड का इनपुट हो गया, तो इसका मतलब अगर आप आउटपुट ले रहे हो तो आप इसको ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस कहोगे। तो इस तरह इंपीडेंस का नाम याद रखना है। Z11 क्या है? ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस है। Z22 क्या है? ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस है क्योंकि दूसरी पोर्ट साइड है। Z21 क्या है? ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस है, और कहां से कहां तक? पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की तरफ यू हैव टू बी ए ट्रांसफर्ड। एंड Z12 ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस फ्रॉम पोर्ट 1 टू 2, ये जो डायरेक्शन दी है 1 टू 2। ओके, अब देखो इधर यहाँ पे नीचे मैंने शो कर रखा है। जब आप बच्चों Z11 आप I2 को 0 रख के दो चीजें निकाल सकते हो, एक तो Z11 निकाल सकते हो इनपुट साइड है, और एक Z21 निकाल सकते हो आप, ठीक है, V2 अपॉन I1, ये हमने चीज की थी अभी। और ये आपका Z12 और Z22 निकालने का तरीका है, तब आपको I1 रखना पड़ेगा 0, और अब जो भी चीज करोगे वो आउटपुट की साइड आएगी। तो Z22 क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट ओपन सर्किट इंपीडेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ी थ्योरी थी। Z11 और Z22 को ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस भी कहते हैं। ये वैसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, और ये दोनों ट्रांसफर इंपीडेंस है, ट्रांसफर हो रहे हैं, ये आपको पता है। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीजें थ्योरी में पूछी जाती है। अगर बच्चों किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपका Z12 या Z21 बराबर आ जाता है तो आप इसे कहते हो रेसिप्रोकल। क्या कहते हो? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इंपीडेंस, मतलब वो कंडीशन रेसिप्रोकल होगी। रेसिप्रोकल बच्चों तभी हो सकती है अगर दोनों साइड पोर्ट आपके इक्विवेलेंट दिए हो, ठीक है। Z11 बराबर Z22 आ जाता है तो उस नेटवर्क को हम बोल देंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क। इसलिए आपसे सीधा पूछेगा कि इंपीडेंस नेटवर्क के अंदर रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है, तो Z12 इक्वल टू Z21 रेसिप्रोकल कंडीशन होगी, Z11 इक्वल टू Z22 आपकी क्या होगी? सिमेट्रिकल पोजीशन होगी। ओके ओके, तो अब जैसे आगे मैं कुछ आपको और चीजें बता देता हूं इसके बारे में, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। अब देखो, अगर बच्चों सर्किट आपका रेसिप्रोकल होगा तो एक शॉर्टकट आपको याद रखना है। कई बार क्या है, बहुत ही सिंपल, वैसे उम्मीद तो है कि सिंपल ही क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही सिंपल आए। तो देखो बच्चों, इसका T इक्विवेलेंट बनेगा, लेकिन ये तभी बनेगा अगर रेसिप्रोकल कंडीशन होती है, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो हमें मान लो कोई भी T नेटवर्क दे देगा बच्चों, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप ना ये चीजें याद रखना कि यहाँ जो चीज होगी वो Z11 माइनस Z12 होगी, और यहाँ का जो पैरामीटर इंपीडेंस दिखाएगा वो Z22 माइनस Z12 दिखाएगा, और ये Z12 दिखाएगा। ये एक शॉर्टकट है आगे क्वेश्चन करने का। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो। देखो बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है और आता रहता है, मैंने बहुत से एग्जाम में देखा है, और चीज यही पूछता है, ठीक है। देखो, हर किसी में ये कंपलसरी नहीं होता है कि Z पैरामीटर बने या नहीं बने, बन जाता है तो ठीक है, लेकिन कईयों में Z पैरामीटर बनता नहीं है। जैसे मैंने ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर दिखा रखा है, ये याद भी कर सकते हो आप बच्चों, क्योंकि ये सर्किट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टैंडर्ड बुक के अंदर स्पेशल केस में दिया हुआ है। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, और इसका प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशो दे रखा है आपको 1:n, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको पता ही है कि हम टर्न रेशो निकालते हैं ना ट्रांसफार्मर में, V1/V2 बराबर के, है ना, I2/I1 बराबर के, तो V1/V2 होगा आपका 1/n, ठीक है। लेकिन करंट जो होगा, क्योंकि बच्चों आइडियल ट्रांसफार्मर में Z पैरामीटर काउंट नहीं होता, तो आप इसके अंदर ना तो रेसिप्रोकल कर सकते हो ना सिमेट्रिकल कर सकते हो, ये चीज बनती नहीं है इसमें। तो यहाँ पे I1 बराबर -Ni2 होता है। क्या होता है? I1 बराबर -Ni2। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर लो। ओके, चलो अब बात करते हैं, ये होगी हमारे Z पैरामीटर की थ्योरी, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब देखो, जैसे बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है Z पैरामीटर निकालने, तो देखो बच्चों T नेटवर्क बना हुआ है, मैं आपको दो तरीकों से करवाऊंगा क्वेश्चन। देखो, जब भी बच्चों ऐसा नेटवर्क आ जाए तो हम एग्जाम में तो इसी तरीके से करेंगे। क्यों?
क्योंकि दोनों साइड देखो एक ऐसे लग रहा है कि बैलेंसिंग सर्किट है, तो ये रेसिप्रोकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये जो 20 ओम है बच्चों, हम इसको कंपेयर करेंगे, मतलब इस टी नेटवर्क को हम कंपेयर करेंगे रेसिप्रोकल टी नेटवर्क जेड इंपीडेंस के। तो यहाँ पे Z11 और Z12 आपको दे रखा है, कितना है बच्चों 20 ओम, तो मैंने सीधा लिख दिया। उसके बाद में Z12 आपको कितना दे रखा है 40 ओम, ये मैंने Z12 लिख दिया। उसके बाद में Z22 माइनस Z12 कितना दे रखा है 30 ओम, तो मैंने यहाँ पे ये 30 ओम लिख दिया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, Z12 और Z21 क्योंकि ये सिमेट्रिकल बनेगा तो Z12 और Z21 हमारा लगभग बराबर आ जाएगा, ये तो हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यू रहेगी। अब आपको Z11 निकालना है तो बच्चों Z12 दिया हुआ है, आप निकाल लो, Z11 कितना आ गया 60 ओम आ गया। अब आप Z22 निकाल लो, Z22 निकालोगे तो बच्चों कितना आ गया 70 ओम। अब एक चीज नोटिस करो, Z11 और Z22 आपका बराबर नहीं आया, इसका मतलब सर्किट सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल वास्तव में नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ के पैरामीटर और यहाँ के पैरामीटर अलग अलग हैं, इसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल है, इसलिए बच्चों ये तरीका लगता है, ठीक है। नेटवर्क रेसिप्रोकल है क्योंकि Z12 बराबर Z21 है, तो ये रेसिप्रोकल की कंडीशन होती है। लेकिन Z11 और Z22 आपका सिमेट्रिकल दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन देके पूछ लेता है क्या ये सिमेट्रिकल है, क्या ये रेसिप्रोकल है, तो आपको कुल मिला के निकालना पैरामीटर ही होता है, जेड पैरामीटर, ओके। अब देखो बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या है जो हम कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि बच्चों आपको एक एक पैरामीटर निकालना है। आप करंट 0 रखो, I2 0 रखोगे तो आपके पास दो चीजें निकल के आएगी। अब एक चीज बताओ, अगर बच्चों I2 0 है तो इस ब्रांच का कोई यूज है क्या, कोई यूज नहीं है। इसका मतलब बताओ बच्चों ये सीरीज में हो गया क्या, ये दोनों ब्रांच सीरीज में हो गई क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। तो I1 तो मैं एज इट इज पड़ा रहने देता हूं, लेकिन V1 जो है बच्चों, क्या वो मेरा इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो जितना वोल्टेज मैंने यहाँ दिया उतना ही वोल्टेज मेरा इनके अक्रॉस ड्रॉप में होगा, करेक्ट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ड्रॉप के टर्म में 20 + 40 गुना I1, ओके। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 60 ओम आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट बच्चों एक चीज और निकालेंगे हम, I2 0 होता है तो आप ये भी निकाल सकते हो, Z21 बराबर V2/I1। अब एक बात आओ, इस ब्रांच का तो कोई यूज नहीं है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी, V2 होगी। कौन सी होगी, V2। अब जरा एक बात आओ, ये I1 करंट इस ब्रांच में जाएगा, जाएगा। इसका मतलब एक बात आओ, यहाँ पे अगर आपको V2 निकालना हो तो V2 कितना निकल के आएगा सर, V2 निकल के आएगा I इंटू R। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा और ये करंट है I1, इसका मतलब आप V2 को सीधा क्या लिख दोगे 40 I1, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 40 ओम, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों ये तरीका हमें तभी लगाना है अगर हमें बैलेंस वाला T इक्विवेलेंट ना दिया हो, या तब लगा सकते हो, ठीक है, ओके। अब I1 को 0 रखो, I1 को 0 रखोगे फिर दो पैरामीटर निकल के आएंगे, V1/I1, V1/I2 और V2/I2, ओके। अब एक बात तो अगर आपने ये 0 रख दिया तो इसका कोई यूज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी सर, V1 होगी। V1 होगी कि नहीं होगी, अब V1 होगी तो यहाँ पे करंट कौन सा जा रहा है सर, I2 करंट जा रहा है, I2 जा रहा है तो V1 निकाल लोगे, बिल्कुल सिमिलर 40 इंटू I2, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया V1 को 40 इंटू I2, तो I2 से I2 कैंसिल हुआ, इसका मतलब Z12 कितना आया 40 ओम। इसका मतलब ये है बच्चों की Z21 और Z12 मेरा बराबर आ गया, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा, ओके। नेक्स्ट अगर चेक करें दूसरी कंडीशन को, V2 और I2। अब बच्चों मैं I2 की टर्म में लिखूं V2, तो बच्चों इसका तो कोई यूज ही नहीं है, इसका मतलब ये जो मेरा V2 वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये इनके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा 30 और 40 ओम के अक्रॉस, उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने V2 को रिप्लेस कर दिया I2 की टर्म में, तो I2 से I2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया मेरा 70 ओम आ गया, 70 ओम मेरा आंसर आ गया, ठीक है।
तो आप कैसे भी कर सकते हो, अगर ज्यादातर उम्मीद है इसी टाइप का नेटवर्क आता है। ओके, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको बोला है जेड पैरामीटर निकालो, तो सीधी सी बात है बच्चों, Z12 तो हमारा यही आ जाएगा, करेक्ट है। अब एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे Z12 हमारा आ गया ये वाला। अब हम बात करें ये वाला चीज, इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास Z11 माइनस Z12 4 निकल के आएगा, और यहाँ पे कोई इंपिडेंस है नहीं तो ये बराबर 0 हो जाएगा। 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों Z11 तो हमारे पास ये पैरामीटर रखोगे, Z12 जब आप इसके अंदर, तो आपके पास Z11 निकल के आएगा 7 ओम, फिर Z12 आप रख दोगे तो क्या निकल के आएगा 3 ओम। तो अगेन ये नेटवर्क यही कह रहा है कि ये नेटवर्क सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन Z12 बराबर Z21 है तो ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो पैरामीटर निकालने का तरीका देख लो आप। ओके, यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको ना, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो। आपको क्या मैट्रिक्स दी हुई है और आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स किस ऑप्शन को चूज करती है। तो बच्चों मैं बता दूं, एग्जाम में जब भी आप मान लो कि वो बुक वगैरह पढ़ते हो या आपने कभी भी बुक पढ़ी होगी, तो उसमें एक ही केस दिया होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर बनेगी क्योंकि इसमें इंपीडेंस पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं होते। जब बच्चों आप V1 निकालोगे तो V1 क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो V1 आपका निकल के आएगा NV2। ठीक है, और ये चीज हमने अभी देखी भी थी। जरूरी नहीं है कि 1/n निकल के आए, हो सकता है कि n/1 दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है n/1 दे दिया हो आपको ट्रांसफार्मर। जरूरी तो नहीं है कि आपको 1/n ही देगा, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है इंपीडेंस वाली। ओके, I2 निकालना है तो नेगेटिव की टर्म में आ जाएगा, है ना, -NI1। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि V1/V2 माइनस I2/I1 बराबर n आ रहा है। इसका मतलब ये किसका मैट्रिक्स दिखाया हुआ है आपको, आइडियल ट्रांसफार्मर का। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 1993 में आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद में JN के एग्जाम में रिपीट होने लग गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये ट्रांसको 2012 के अंदर आया था और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 95 में आया था। देखो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करते हो किसी भी स्टेट एग्जाम की, या कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट आती है, तो ध्यान रखना IES के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, या गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, ओके। तो ये जो 2 पोर्ट नेटवर्क है ज्यादातर IN के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन JN में भी कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको 2 पोर्ट नेटवर्क इज ए डिफाइंड, 2 इक्वेशन से डिफाइन किया गया 2 पोर्ट नेटवर्क को। एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है। तो आपको बोला है कि Z12 फाइंड आउट करो, हमें Z12 निकालना है। पहले ये बताओ Z12 होगा क्या बच्चों, Z12 क्या होगा, V1/I2, I1 बराबर 0। इसका मतलब आप इक्वेशन में सबसे पहले I1 बराबर 0 रखो इसमें। जब आप I1 0 रखोगे तो आपके पास निकल के आएगा V2 माइनस 2V1। फिर आपको दूसरी जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन के अंदर इस V2 की वैल्यू को पुट कर दो। पुट करोगे तो आपके पास I2 निकल के आएगा -4V1। क्या निकल के आएगा, -4V1। तो अब कुछ नहीं करना है, इस I2 की वैल्यू को V1 की टर्म में रख दो, क्योंकि ऊपर V1 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपने रख दिया -4V1, V1 से V1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, -1/4 ओम आ गया। इसका मतलब Z12 आपका कितना आएगा, -1/4 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पैसिव 2 पोर्ट नेटवर्क, द ओपन सर्किट मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों। ये ओपन सर्किट मतलब Z पैरामीटर वाली मैट्रिक्स दे रखी है। इफ द इनपुट पोर्ट इज इंटरचेंज, भाई इनपुट पोर्ट इंटरचेंज किया है। देखो ये चीज समझो, ये आपको नेटवर्क दिया था, ये मान लो इधर वाला इनपुट पोर्ट था और ये आउटपुट पोर्ट है। अब उसने बोला कि आउटपुट को मैं ले आता हूं इनपुट में और इनपुट को ले जाता हूं मैं आउटपुट में, इंटरचेंज कर देता हूं। तब उसने पूछा है कि ओपन आउटपुट पोर्ट, देन द ओपन सर्किट इंपीडेंस मैट्रिक्स क्या है। कुछ नहीं करना बच्चों, जो इनपुट पैरामीटर थे ना, इनपुट पैरामीटर क्या थे, Z11,
वो बन जाएंगे आउटपुट। इसका मतलब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंटरचेंज करना है। 10 की जगह 5 ले जाओ और 5 की जगह 10 ले जाओ, और ये तो दोनों सेम ही है, 2 2 है ना। तो इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करोगे तो आपका जो पहले आउटपुट था वो अब इनपुट बन जाएगा, और जो इनपुट था वो अब क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। कुछ नहीं करना है, इंटरचेंज करने का मतलब इन पैरामीटर को इंटरचेंज करो आपस में। 10 की जगह 5 करो, 5 की जगह 10 करो, और दो को आपस में क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम एडमिटेंस पैरामीटर की। ठीक है, एडमिटेंस पैरामीटर, अभी हमने इंपीडेंस पैरामीटर पढ़े। एडमिटेंस बच्चों इंपीडेंस का उल्टा, ये चीज आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे उल्टा है तो मैंने यहाँ करंट ड्रिवन सर्किट दिखा दिया है कि एक करंट है जो सर्किट को ड्राइव कर रहा है, और उसके लिए एडमिटेंस पैरामीटर निकालने हैं। फिर वही इक्वेशन बच्चों, I1 I2 बराबर Y11 V1 Y12 V2 Y21 V1 Y22 V2, और इसको मैट्रिक्स के टर्म में हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो वो सेम ही चीज है, बस आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कुल मिला के। ठीक है, अब बच्चों एक एक करके बात कर लेते हैं। इन पैरामीटर के नाम क्या हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि एडमिटेंस पैरामीटर को हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब की बार हम क्या करेंगे, वोल्टेज को जीरो रखेंगे। वोल्टेज को जीरो रखने का मतलब है बच्चों ये शॉर्ट होंगे, क्योंकि अगर ओपन कर दोगे तब तो वोल्टेज कुछ ना कुछ काउंट होगी, लेकिन शॉर्ट कर दोगे तो आप वोल्टेज काउंट नहीं कर सकते, है ना, वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम इनको वाई पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। ओपन सर्किट पैरामीटर की बात करें तो आप समझ लेना इंपीडेंस निकालना है। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर की बात करें तो आप समझ लेना वाई पैरामीटर हमें निकालने हैं। ठीक है, अब Y11 है, V2 बराबर 0 रखोगे तो ये शॉर्ट सर्किट इनपुट है, एडमिटेंस बनेगा, और यूनिट महू आएगी, क्योंकि एडमिटेंस होता है 1/Z, यही होता है 1/Z। इसका मतलब ये क्या आएगा, एडमिटेंस आएगा, तो इसका मतलब महू आएगी। अब ये ट्रांसफर एडमिटेंस हो गया, बस कुछ नहीं करना है, शॉर्ट सर्किट होगा, ट्रांसफर एडमिटेंस होगा, और पोर्ट 2 से 1 होगा, और ये क्या होगा आपका पोर्ट 1 से 2। बस ये चीज याद रखनी है, वही सेम चीज चल रही है, पैरामीटर के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, इनपुट इंपीडेंस और एडमिटेंस पैरामीटर आर कलेक्टिवली नॉन एज ए और रेफर्ड एज ए इमिटेंस पैरामीटर। ध्यान रखना, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है। इंपीडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर को कलेक्टिवली हम कहते हैं इमिटेंस पैरामीटर। ओके, वाई पैरामीटर को हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं, ये मैंने बता दिया। फिर वही बच्चों रेसिप्रोकल कंडीशन और सिमेट्रिकल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अगर बच्चों ये रेसिप्रोकल होता है तो इंपीडेंस पैरामीटर के अंदर टी नेटवर्क बनता है, और इसके अंदर बनेगा बच्चों पाई नेटवर्क। ठीक है, और पाई नेटवर्क का वैल्यू देख लो, आपको सीधा क्वेश्चन दिया होगा और पैरामीटर निकालने होंगे, तो ये तरीका है निकालने का अगर रेसिप्रोकल केस होता है तो, और ज्यादातर यही होता है। -Y12 होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी Y11 प्लस Y12 उसमें माइनस था, और उसमें यहाँ चीज लगी होती है इंपीडेंस वगैरह। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब ये सर्किट दे दिया आपको, बोला वाई पैरामीटर निकालो, तो सीधा कंपेयर कर लो बच्चों, किससे, इस सर्किट से। तो यहाँ पे Y12 क्या आ गया, Y12 आ गया आपका -2 आ जाएगा। लेकिन ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों वैल्यू ओम के अंदर दी हुई है। किस में दी हुई है, ओम में। आपको निकालना है एडमिटेंस पैरामीटर, इसका मतलब जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे, वहां पे -2 निकाल के आ जाओगे, और ऑप्शन में दिया होगा। तो यहाँ पे जब भी वाई पैरामीटर पूछे तो ध्यान रखना बच्चों, ओम दिया है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ओम दिया है तो एडमिटेंस निकालना है, इसका मतलब ये तो गलत होगा। तो करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है, 1/2 करोगे, क्योंकि y क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा -0.5s। s का मतलब है सीमेंस या महू, और Y21 भी क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, -0.5s। फिर कुछ नहीं करना, Y11 Y12 कितना दे रखा है, 1/4 हो जाएगा ये।
फिर y12 का वैल्यू पुट कर दो, y12 का वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा y11 आपका कितना 0.75s आ जाएगा। सिमिलरली y22 प्लस y12 रख दो, ये भी कितना आएगा 0.75s। एक चीज नोटिस करो, दोनों बराबर हैं, ठीक है, y11 और y22, और y12 और y21 भी है। इसका मतलब ये जो नेटवर्क आपको दिया है ये सिमेट्रिकल भी है और रेसिप्रोकल भी है। समझ गए कहानी? ओके नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश एग्जाम 2012 में आया कि टू पोर्ट नेटवर्क, इन ए टू पोर्ट नेटवर्क ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर्स आर एक्सप्रेस। ये मैंने अभी आपको बताया था कि किसी एग्जाम में आया था, तो ये आंध्र प्रदेश 2012 में आया था। तो मैंने बोला था बच्चों वोल्टेज को हम करंट की टर्म में दिखाते हैं, है ना। मैंने इक्वेशन बनाई थी V1 बराबर Z11 I1, और अगर यहाँ पे ओपन की जगह बच्चों शॉर्ट सर्किट लिखा होता तो आंसर आता बी, क्योंकि वो एडमिटेंस पूछ रहा है। तो एडमिटेंस में हम करंट दिखाते हैं वोल्टेज की टर्म में, लेकिन यहाँ पे पूछा है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि इंपीडेंस को हम दिखाते हैं, वोल्टेज को हम दिखाते हैं करंट की टर्म में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश 2014 के अंदर आपको बोला है y11 निकालो, तो ये टी नेटवर्क दिया है भैया। तो अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, टी नेटवर्क दिया है, आप एक तरीका ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारा जो कंक्लूजन है, आप पहले इंपीडेंस निकाल लो, और इंपीडेंस निकालने के बाद में थोड़ा उसके अकॉर्डिंग भी कर लो, लेकिन y11 निकालना है हमें। और y11 निकालना है तो हम क्या करेंगे, कैसे निकलेगा? तो आपको पता है y11 बराबर क्या होता है, I1 अपॉन V1, और V2 क्या होता है 0। 0 होने का मतलब V2 आपका शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो V2 तो आएगा ही नहीं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे अब आप जब V1 कैलकुलेट करोगे तो एक बात तो V1 कितना आएगा। देखो बच्चों ये शॉर्ट हो गया ना, शॉर्ट होने का मतलब है ये ब्रांच बाईपास हो गई, बाईपास हो गई तो V1 भी क्या कैलकुलेट होगा बच्चों 0। इसलिए बच्चों यहाँ पे V1 का वैल्यू 0 रखोगे, 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंट आंसर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब है कि अगर आप इसको शॉर्ट कर देते हो तो V2 भी 0, और कोई ब्रांच यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे बच्चों ब्रांच लगी होती ना तब बाईपास नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रांच लगी हुई है, तो ब्रांच नहीं लगी हुई, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, इसका मतलब ये भी बाईपास हो गया। तो V1 भी क्या कैलकुलेट होगा भाई, शॉर्ट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल नहीं सकते, तो 0 होगा, 0 का मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, IES 1994 में आया है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ ए नेटवर्क। तो बच्चों अब थोड़ा ध्यान दें, आपको Z पैरामीटर दिए हुए हैं और आपको एडमिटेंस Y पैरामीटर निकालने हैं, ठीक है। तो देखो जरा इधर, y11 बराबर क्या होगा, I1 अपॉन V1 होगा, और V2 0 रखना है। अब आप V2 को 0 रखो, V2 को 0 रखा तो एक चीज बताओ बच्चों, I1 इधर से आ रहा है और I2 इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब मैं I1 को I2 की टर्म में भी रख सकता हूं। अब ये तो शॉर्ट हो गया, लेकिन वोल्टेज तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे I1 है और V1 है, तो मैं V1 को I1 की टर्म में लिख देता हूं, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब आप V1 को जब I1 की टर्म में रखोगे, अब आपको दिमाग से ही करना होगा, कोई ना कोई चीज रिप्लेस करनी होगी। तो मैंने V1 को क्या किया, I1 Z की टर्म में रख दिया, तो I1 Z की टर्म में रखा, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो Y11 कितना आ गया 1 अपॉन Z। तो ऑप्शन में देख लो सारे ही 1 अपॉन Z दिए हैं। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज निकालो Y21, सारे निकालने की जरूरत नहीं होती, आप मैट्रिक्स को साथ के साथ चेक करते जाओ। तो Y21 आ गया I2 अपॉन V1। तो एक बात तो बच्चों, अगर ये शॉर्ट है तो ये करंट I2 इधर जा रहा है, I2 किधर जा रहा है, I1 के अपोजिट जा रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि I2 मेरा माइनस I1 के बराबर है? लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं और कोई ब्रांच है नहीं और बराबर जा रहा है करंट। इसका मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे
I2 बराबर माइनस I1 लिख दिया, फिर कुछ नहीं करना है, वही V1 को मैंने रिप्लेस कर दिया ZI1 से, तो ZI1 मैं यहाँ लिखूंगा तो I1 से I1 कैंसिल होगा और -1/Z आएगा। इसका मतलब बच्चों Y21 और Y12 ये सब बराबर आएंगे, इसका मतलब -Z1 और किसी में मैच नहीं कर रहा है। देखो ये Y12 और Y21 ये भी बराबर नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का है, इसका मतलब आंसर हमारा ए ही होगा। ठीक है, तो साथ के साथ मैच करते रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई पैरामीटर निकालने हैं। अब देखो टी नेटवर्क दिया है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अब अगर आप उस तरीके से करते हो तो थोड़ा सा क्या है, आपको लेंथी पड़ सकता है, हो सकता है आप इन बिटवीन कंफ्यूज हो जाओ। आपको टी नेटवर्क दिया है और ओम दिया है, तो आप इम्पीडेंस मैट्रिक्स तो निकाल सकते हो ना, इजीली निकाल सकते हो। तो इम्पीडेंस मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ये Z11 माइनस Z12 वाली ब्रांच कौन सी है सर, ये है 2 ओम है। ठीक है, अब Z12 कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है, तो Z12 अगर आपको 4 दिया है तो आप इसकी वैल्यू 4 रखोगे तो Z11 कितना निकल के आएगा सर, 6 आएगा। तो ये मैंने Z11 निकाल लिया 6। Z12 और Z21 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकल गया ऑलरेडी। अब ये वाली चीज निकाल लो 6 ओम, इसका मतलब Z22 माइनस Z12 कितना है 6 ओम, तो Z12 की वैल्यू रखो कितना आएगा 10 ओम। तो ये आ गई इम्पीडेंस मैट्रिक्स। अब सुनो इधर ध्यान से, ये बच्चों आपने छोटी क्लासों के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि y बराबर होता है Z इनवर्स। तो Z इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, देखो तरीका क्या है, आपको जो Z मैट्रिक्स दी है उसके पैरामीटर को इंटरचेंज करो, कर दिया इंटरचेंज, हाँ। उसके बाद में Z12 और Z21 को माइनस करो इसका मतलब ये चीज आप Z इनवर्स निकाल लो, क्योंकि y बराबर Z इनवर्स ही होता है निकाल लिया आपने, इनको इंटरचेंज करते हैं अपने। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज करो। या वो दूसरा तरीका है कि करंट 0 रखो और वो निकालो, तो वो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। जब भी आपको टी नेटवर्क दिया हो आप यही तरीका लगाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है, ये पैरामीटर को उल्टा करो और इनके आगे माइनस लगा दो, माइनस लगाओ यहाँ पे और 10 की जगह 6 कर दो, 6 की जगह 10 कर दो, तो ये ऊपर वाली चीज हो गई। नीचे आपको डेल्टा जेड निकालना है। डेल्टा जेड का मतलब होता है बच्चों, इनका आपस में मॉड्यूलस निकाल लो, इसका गुणा कर दो Z11 इंटू Z22 माइनस Z12 इंटू Z21, तो माइनस आप करोगे 4 गुणा 4 माइनस का 16 आ जाएगा और 6 गुणा 10 60 आ जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, 1/44 अंदर आ जाएगा 10 -4 6। अब कुछ नहीं करना, 1/44 को सारों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 को 1/4 से करोगे 0.227s आ जाएगा। फिर आप -4 को 1/44 से करोगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 0.090s। तो ये सब ऐसे करके कैलकुलेट कर लोगे। तो ये वाली चीज नोट कर लेना बच्चों, जब भी आपको टी इम्पीडेंस नेटवर्क दिया हो, वाई पैरामीटर निकालना हो, तो ये मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ओके, नेक्स्ट आईएएस 2003 में आया, बोला Y12 निकालो। बड़ा इजी है बच्चों, Y12 का मतलब ये वाला, तो ये आपको पता ही है क्या होता है, Y12 माइनस का होता है ना यहाँ पे, तो माइनस ही आंसर आ जाएगा। आप इसको इससे कंपेयर करो, Y12 क्या आएगा, माइनस का YC आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, बोला Y11 निकालो। देखो बच्चों, अब Y11 ही निकालना है, तो आप मैट्रिक्स से निकालोगे तो सारे पैरामीटर निकलेंगे, लेकिन अब एक ही पैरामीटर निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल देते हैं। V2 को 0 रखो, ये शॉर्ट हो गया। I1 V1 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ये दोनों क्या है आपके पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 10/11 हो गया, ये 10/11 आ गया। अब आप एक बात बताओ, ये जो V1 है ये इस पूरे नेटवर्क में जितना ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा क्या? जब आप 10/11 निकाल लोगे बच्चों, तो ये 10/11 इस सर्किट की जगह पूरा रिप्लेस हो जाएगा और ये सर्किट हट जाएगा आपका, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 10 + 10/11
और I1 की टर्म में लिख दिया, I1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 22/240। ये 22/240 मैंने इसलिए लिखा है बच्चों, ऑप्शन में 22/240 दिया था, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 11/120। इसका मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये बन जाएगा, है ना। एग्जामिनर कुछ ना कुछ करता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन IAS 2005 का है और आपको बोला है वाई पैरामीटर निकाल लो। तो आप उस मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, दूसरे से भी कर सकते हो, मैट्रिक्स टर्म से भी, है ना। लेकिन अब की बार महो में दिया है तो ये वाई मैट्रिक्स ही दिया है बच्चों, तो आपको पता ही है ये क्या चीज होगी, माइनस का y12, तो y12 y21 बराबर -0.5 आएगा। और ये चीज आपको पता ही है y11 प्लस y12 है, तो y12 की जगह आप रिप्लेस करोगे 0.7 आएगा, ये 0.8 आएगा। इसका मतलब ये नेटवर्क रेसिप्रोकल तो है बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो था बच्चों इंपीडेंस पैरामीटर और वाई पैरामीटर। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, हर जगह इंपीडेंस पैरामीटर नहीं बनता, हर जगह एडमिटेंस पैरामीटर नहीं बनता। तो कई बार क्या होता है, मिक्स बनता है। मिक्स का मतलब हाइब्रिड बनता है। तो हमने एक नया नेटवर्क बनाया, हाइब्रिड पैरामीटर नेटवर्क। हाइब्रिड का मतलब हम हाइब्रिड पैरामीटर लेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन वोल्टेज के टर्म में ली है तो एक करंट की टर्म में, फिर वही H11 I1, H12 V2, H21 I1, H22 V2, मतलब हम मिक्स ले रहे हैं वोल्टेज करंट, तो इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। तो कई बार ये ना इक्वेशन भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है हाइब्रिड पैरामीटर की, क्योंकि थोड़ा याद करना मुश्किल है भाई। वाई पैरामीटर में आपको पता है कि I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2 ये बनता है ना, वोल्टेज की टर्म में चलता है, और इंपीडेंस में करंट की टर्म में चलता है। लेकिन इसमें मिक्स चलता है, हाइब्रिड चलता है। अब इसमें थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे, यूनिट पूछी जाएगी, क्योंकि हर यूनिट ना तो ओम आएगी ना महू आएगी। अब आपसे पूछेगा H11 क्या है, तो H11 का मतलब V2 0 रखो तो शॉर्ट सर्किट होगा। क्या वोल्टेज 0 होते का मतलब शॉर्ट सर्किट, और V1 अपॉन I1 है, इसका मतलब H11 शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस है, क्योंकि इंपीडेंस क्या होता है, V अपॉन I होता है। इसका मतलब यूनिट क्या आ जाएगी, ओम। H12 क्या है, तो I1 0 रखा है आपने, तब आपके पास H12 आया। तो I1 0 तभी होगा अगर ओपन होगा। और V1 अपॉन V2 रिवर्स वोल्टेज गेन। अब सुनो बच्चों, ये नई टर्म आई वोल्टेज गेन। ये टर्म आपको याद होगा हम कहाँ अप्लाई करते हैं, आपने बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट ये सब पढ़ा होगा, वहां पे आपने हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ा होगा। हाइब्रिड पैरामीटर का यूज होता है बीजेटी, एफईटी और इन सब में, और वहां पे आपने ये टर्म सुनी होगी वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये टर्म सुनी होगी। इसका मतलब ये होगा आपका रिवर्स वोल्टेज गेन V1/V2। अब आपको पता है V1/V2 की कोई यूनिट आएगी नहीं, तो सीधा एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ H12, व्हाट इज द नेम ऑफ H12, क्योंकि थोड़ा यूनिक बन रहा है। H21 क्या होगा, V2 0 रखे है तो शॉर्ट सर्किट होगा। ये रिवर्स था तो ये फॉरवर्ड होगा। कौन सा गेन होगा, वोल्टेज नहीं, ये होगा करंट गेन। यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे, ये होगा आपका करंट गेन, क्योंकि करंट में दिखाया हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड करंट गेन। तो इसकी भी क्या यूनिट आएगी बच्चों, इसकी भी नो यूनिट आएगी। ठीक है, फिर H22 की बात करें तो I1 बराबर 0, तो ओपन सर्किट होगा। लेकिन ओपन सर्किट क्या होगा, I2 अपॉन V2, तो ये तो एडमिटेंस बन गया, तो यूनिट इसकी क्या होगी, महो होगी। इसका मतलब H12 और H21 इनकी तो कोई यूनिट नहीं होती, H11 की ओम होगी और H22 की महो होगी। H12 और H21 ये दोनों कौन से पैरामीटर होंगे, ये होगा आपका ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, ये ओपन सर्किट सॉरी शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन होगा। अब बात करते हैं इनके रेसिप्रोकल की। ये वैसे हालांकि कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम में, जो रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल कंडीशन पूछी जाती है बच्चों, ज्यादातर वो ABCD पैरामीटर की पूछी जाती है, जो चौथा आएगा हमारा। ठीक है, H12 बराबर -H21 हो तब रेसिप्रोकल होगा, और H11 H22 माइनस H12 हो तब वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आने की संभावना है वो या तो Z पैरामीटर पूछेगा या Y पैरामीटर पूछेगा, ज्यादा संभावना इसी की है। ओके, चलो नेक्स्ट।
अब आपके सामने क्वेश्चन दिया है, तमिलनाडु स्टेट 2015 का ये क्वेश्चन है और आपको बोला है एच पैरामीटर निकालो। तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। H11 निकालना है मतलब V2 0। अब V2 को 0 करोगे तो वही चीज हो गई बच्चों, V1 अपॉन I1 निकालना है तो ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है तो ये इस पूरी ब्रांच को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये 0.5 ओम आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, I1 को या V1 को I1 के टर्म में लिख दे। तो V1 को I1 के टर्म में लिखोगे तो 1.5 आएगा, क्योंकि ये पूरी ब्रांच हटेगी और इसकी जगह एक सीरीज में ब्रांच लगेगी जो कितने ओम की होगी, 0.5 ओम की होगी। अब H11 आपका कितना आ गया, 1.5 ओम। ठीक है, ये सीधा निकल गया। H21 निकालना है, V2 बराबर 0 से निकलेगा I2 अपॉन I1। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, देखो जरा इधर। अब आपको एक चीज पता है कि I2 जो है ये इधर से I2 आ रहा है और ये इधर से I1 आ रहा है, तो आपको करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो क्या? अगर ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये लो, यहाँ से करंट आ रहा है I1, तो करंट डिवीजन रूल से हम I1 निकालेंगे किसके टर्म में बच्चों, I2 के टर्म में, और I2 आ रहा था इधर, तो माइनस का आएगा क्या? हाँ माइनस का आएगा, क्योंकि करंट डिवीजन रूल लगा दो। इन दो ब्रांच में करंट डिवीजन रूल लगाओगे और I1 को आप निकाल लो I2 के टर्म में, तो I2 कितना आएगा? तो I2 निकालोगे तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 1 ओम ही है सारे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और फिर टोटल करंट कितना आ रहा है, I1, तो I1 लिख दिया। अब एक चीज और है, I2 इधर जा रहा है और I1 इधर जा रहा है, तो अपोजिट है तो माइनस आ जाएगा, बस माइनस 0.5 I1 आ गया। तो ये 2-3 पैरामीटर मैंने निकाल दिए हैं, बाकी पैरामीटर आप खुद निकाल लेंगे। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। एक ये क्वेश्चन है ये सर्किट दिया है बच्चों, और ये मैंने आपको होमवर्क की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। आपको Z पैरामीटर भी निकालना है, H पैरामीटर भी निकालना है, आराम से निकालेंगे, और अगर नहीं होता है फिर मेरे को बताएंगे, मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा। आपको होमवर्क की फॉर्म में दिया है, इस नेटवर्क के लिए आपको Z और H पैरामीटर निकालना है। ठीक है, इक्वेशन लगाओ, निकालो, शॉर्ट करो, ओपन करो और कैलकुलेट करो। ठीक है, सारे पैरामीटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक करते रहना बस। ठीक है, 2-1 पैरामीटर निकाल के चेक करते रहना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये होमवर्क है आपका। अब आ जाओ बच्चों लास्ट पैरामीटर पे, ABCD पैरामीटर, या हम इसे कहते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर, और ट्रांसमिशन लाइन में ये पैरामीटर दोबारा काम आएंगे हमारे। बस फर्क इतना होगा, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में मैं यहाँ प्लस लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि अभी देखो बच्चों दोनों साइड से करंट एंटर हो रहा है, तो ट्रांसमिशन लाइन में तो ऐसा नहीं होता ना। ट्रांसमिशन लाइन में तो जनरेटिंग स्टेशन से फीड होगा और सीधा लोड पे आउटपुट होगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ करंट की डायरेक्शन अंदर है तो माइनस आया है ये। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रांसमिशन लाइन में बात करेंगे तो मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये पैरामीटर आ गए। अब इन पैरामीटर को सबसे ज्यादा एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब इसको मैट्रिक्स टर्म में लिख दिया। अब A जो है, A क्या है आपका, V1/V2, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, I2 बराबर 0, इसका मतलब ओपन सर्किट होगा, और कौन सा होगा, वोल्टेज गेन होगा। फिर B बराबर माइनस V1 अपॉन I2, ये क्या है बच्चों, I2, और ये शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि V2 0 होते शॉर्ट सर्किट। नेगेटिव शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस कहेंगे, क्योंकि यूनिट क्या आएगी, महो, और नेगेटिव आया ये इसलिए नेगेटिव बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो। C पैरामीटर क्या होगा आपका, I1 अपॉन V2 होगा। I2 जब 0 रखोगे तो C पैरामीटर निकलेगा, यूनिट महो। I2 0 रखने का मतलब ओपन सर्किट, और कौन सा है, ट्रांसफर इंपीडेंस है। तो ये सब ध्यान रखना है। ओके, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर पैरामीटर में है तो वो ये है, अगर AD माइनस BC होगा बराबर 1 तो आपकी रेसिप्रोकल होगी। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट भी बता रखा है, थियोरेटिकली ये क्वेश्चन आने की संभावना 99% है। AD माइनस BC क्या होगा, 1, तब आपका सर्किट क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन सर्किट कहलाएगा, रेसिप्रोकल। और अगर A बराबर D होता है तो आपका ट्रांसमिशन पैरामीटर सर्किट कहलाएगा, सिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दिया है
EPDCL 2014 के एग्जाम में आया, बोला ए निकालो, ए का मतलब ए पैरामीटर निकालो। तो ए पैरामीटर निकालने के लिए ये इक्वेशन लिखी बच्चों मैंने, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। I2 0 रखो, I2 0 रखोगे तो ए बराबर क्या आएगा, V1/V2 आएगा। बस कुछ नहीं करना, V1 को V2 की टर्म में निकाल लो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो बच्चों। ये यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V1 है, और ये सारा सीरीज में ही लग रहा है, इधर कोई ब्रांच है भी नहीं। तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, V1 निकालो बाय वोल्टेज डिवीजन, तो क्या आएगा 5 इंटू V2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10। बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, बस यही करना है आपको। थोड़ा सा बस एक तो इक्वेशन याद होनी चाहिए, उसके बाद में सर्किट को हैंडल करना आना चाहिए, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आंध्र प्रदेश 2014 में आप ही बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एच पैरामीटर हैज द सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन का मतलब डायमेंशन या उनकी यूनिट सेम हो। तो अब देख लो बच्चों, ये इक्वेशन थी हमारे पास दो एच पैरामीटर की। आपको पता है H11 का ओम होता है, H22 का महू होता है, H12 बराबर H2, इनका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। IAS 2010 में आया है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट करेक्ट। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चों क्वेश्चन, बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें अब सारे पैरामीटर आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो पहले Z12 निकालते हैं। Z12 में I1 0 कर दो, I1 दोनों में 0 हो जाएंगे, और V1 अपॉन I2 निकल ही जाएगा, पहली इक्वेशन से निकल जाएगा। आप पहली इक्वेशन में जब आप रख दोगे I1 0, तो आपका V1/I2 ही निकलेगा। जब आप इसको 0 रखोगे तो V1/I2 कितना निकलेगा, 20 ओम। तो ये तो हो गया Z12। तो Z12 20 ओम आ रहा है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है। इसने पूछा गलत कौन सा है। फिर Y12 पे आते हैं, Y12 क्या होता है, I1 अपॉन V2। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, V1 रखना है 0। तो अब बच्चों बात ये आती है कि यहाँ पे अगर V1 0 रखे पहली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन में हमारे पास I2 निकल के आएगा 0 पॉइंट माइनस का 0.25 माइनस 2.5 I1। ठीक है, अब बच्चों दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। मैंने क्या किया, ये I2 वाली वैल्यू इसमें रख दी। क्यों रख दी, अभी आपको पता चल जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन बच्चों V2 और I1 में आ गई, और ये मेरा जो डेरिवेशन है ये I1/V2 है। तो यहां से मैं V2 बराबर 5I1 आ गया। तो क्या मैं I1/V2 निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, क्या आएगा 1/5, 0.2 महू। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब देखो गलत कौन सा होगा, हालांकि मैंने आंसर दिया हुआ है। फिर बात करते हैं H12 की। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, H12 बराबर क्या है, V1/V2, I1 बराबर 0। अब आपको पता है बच्चों कि हाइब्रिड पैरामीटर की ये इक्वेशन होती है, होती है कि नहीं होती। ठीक है, अब बच्चों ये सेम इक्वेशन मैं कंपेयर करता हूं पीछे। अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को H12 चाहिए, ये वाला पैरामीटर मैं कंपेयर करता हूं पीछे वाली इक्वेशन से। आप जरा गौर से देखो, V1 बराबर 50 I1 दिया, और यहां पे दिया मेरे को 20 I2। इसका मतलब ये 20 I2 मेरा बराबर होगा किसके, H12 V2 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब H12 V2 बराबर मेरा 20 I2 होगा। तो मैंने यहाँ पे V2 निकाला, तो अगर कंपेयर करें तो बच्चों कितना आएगा, 10 I2। V2 यहाँ पे निकालना है। इसका मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे मेरे को इन पैरामीटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो V2 मेरे पास आया 20 I2, इसका मतलब ये चीज आ गई। और V2 मेरे पास कितना आ गया, V2 आ गया 10 I2। अब ये कैसे निकाला, देखो जरा इधर, V2 बराबर 10 I2 आ गया, क्योंकि I1 मैंने रखा 0। करेक्ट है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट दोबारा I1 0 रखूंगा तो मेरे पास ये भी निकल के आएगा H12 V2। सही है, क्योंकि इक्वेशन देखो पीछे।
अगर मैं इसमें I1 0 रखूं तो V1 बराबर 20I2 आएगा। ये 20I2 मेरा बराबर होगा किसके, अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरा बराबर होगा H12 के, क्योंकि यहाँ पे I1 0। तो V1 बराबर मेरा क्या है, H12 V2। थोड़ा मैं इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूं ताकि समझना थोड़ा आसान रहे। देखो V1 बराबर 50I1 प्लस 20I2। तो मैं यहाँ लिखता हूं V1 बराबर 50I1 प्लस 20I2। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये दी है हमें, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है हमें, V2 बराबर, अभी मैं चेक कर लेता हूं, V2 बराबर 30I1 प्लस 10I2। 30I1 प्लस 10I2। अब देखो इधर I1 रखा 0, जब आप I1 0 रखोगे तो V1 क्या निकल के आएगा बच्चों, 20I2। तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया V1 की जगह 20I2, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने यहाँ पे I1 0 रखा तो V2 मेरा क्या निकल के आया, 10I2। तो मैंने लिख दिया 10I2, तो मैंने लिख दिया 10I2 V2 की जगह। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। समझ गए कहानी? ओके, नीचे देखो V1/V2, अगेन हम वही चीज करेंगे, अब की बार I2 0 रखोगे। अगर आप बच्चों I2 0 रखोगे, I2 0 रखोगे तो V1 कितना आएगा, 50I1। तो मैंने V1 लिख दिया 50I1। ठीक है, बाकी चीज आप एक बार भूल जाओ, 50I1। फिर मैंने V2 बराबर 0 रखा, तो सॉरी I2 0 रखा तो क्या गया, 30I1। इसका मतलब कितना आ गया, 30I1। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 5/3। लेकिन आंसर आ रहा है 5, ये तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि बच्चों 2 आ रहा है। अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें तो 2 आ रहा है, लेकिन ये हमारा 5/3 नहीं आ रहा, ये हमें कुछ 220 कुछ करके दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है, डी है। बस एक बार इक्वेशन याद होनी चाहिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इतना बड़ा तो वैसे एग्जाम में आता नहीं है कि सारे ऑप्शन चेक करो। तो ये आईएएस का क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं थोड़ा सा समझ बन जाए अपनी, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि कई बार होता है। देखो बच्चों, अगर आपको जेड पैरामीटर निकालना आता है तो आप बाकी के पैरामीटर निकाल सकते हो, तो उनको याद करना पड़ता है। बस फर्क इतना है कि रट्टा मारना पड़ेगा। अब मान लो आपको जेड पैरामीटर पता है तो आपको H11 निकालना है, तो डेल्टा जेड निकालो। डेल्टा जेड कैसे निकालते हैं, वो मैट्रिक्स में मैंने बताया था अभी पीछे क्वेश्चन में, Z22। H12 इंपीडेंस की टर्म में क्या होगा, Z12/Z22। अगर जेड पैरामीटर पता है तो आप हाइब्रिड पैरामीटर ऐसे निकाल सकते हो। अगर जेड पैरामीटर पता है तो एबीसीडी पैरामीटर भी निकाल सकते हो, और अगर जेड पैरामीटर पता है तो आप वाई पैरामीटर भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन में मैंने ये किया भी था। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों, कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हालांकि इंटरकनेक्शन के बारे में आपको बता नहीं रहा डिटेल में, आपने इंटरकनेक्शन वगैरह पढ़ा होगा, इनका ज्यादा हमारे कोई यूज भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 पॉइंट बना दिए। अगर बच्चों कभी भी आपको क्वेश्चन में दे कि सीरीज इंटरकनेक्शन जो सर्किट होता है उसमें हम कौन से पैरामीटर अप्लाई करते हैं, तो जेड पैरामीटर टिक करना है। पैरेलल इंटरकनेक्शन के अंदर वाई पैरामीटर, और कैस्केडेड, कैस्केडेड का मतलब है कि किसी का आउटपुट दूसरे में इनपुट होना चाहिए वो कैस्केडेड कहलाता है। अगर सीरीज दिया हो इंटरकनेक्शन तो जेड पैरामीटर की बात हो रही है, अगर पैरेलल इंटरकनेक्शन दिया है तो वाई पैरामीटर की बात होती है, और अगर कैस्केडेड इंटरकनेक्शन की बात की हो तो एबीसीडी होता है। और कैस्केडेड का मतलब जान ले बच्चों, कैस्केडेड का मतलब यही होता है, आगे हमारे कई बार ये यूज में आएगी टर्म, कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो, तो उसे कहते हैं कैस्केडेड। मतलब एक के बाद फिर दूसरे का इनपुट, उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे में इनपुट होगा। ठीक है, अब इन पे आधारित 1-2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो,
टू पोर्ट नेटवर्क आर कनेक्टेड इन कैस्केडेड, तो कैस्केडेड शब्द आते ही आप क्या टिक कर दोगे, एपीसीडी पैरामीटर। कैस्केडेड द पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इन इंडिविजुअल एबीसीडी पैरामीटर। ओके, जैनको के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट बोला है कि when two port network are connected in parallel नाम आते ही आप Y पैरामीटर करोगे या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर करोगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश 2012 में। ओके बच्चों, ये आपका था टू पोर्ट नेटवर्क, और अब हमारा मिसलेनियस पोर्शन बचा है जिसमें मैं बहुत ही अच्छी चीजें लेके आने वाला हूं जो एग्जाम में आती रहती है। ठीक है, ओके, तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।